दोस्तों, एक शादीशुदा महिला जो एक दिन अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जाती है और फिर एक होटल में उसकी एक अजनबी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है और वो महिला उस व्यक्ति को देख करके, उसके पैसे को देख करके, उसके रुतबे को देख करके इस कदर कदर उस व्यक्ति की दीवानी हो जाती है कि वो यह भी भूल जाती है कि आखिरकार उसका एक पति है, उसका एक बच्चा है और आने वाले वक्त में इसका परिणाम क्या होगा। और इन सारी चीजों को भूल करके वो दोनों, जो वो व्यक्ति होता है, जो वो औरत होती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन में रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। और फिर वो दोनों एक दिन ऐसा काम करते हैं जिसे सुन करके, जिसे सोच करके रूह कांप जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, यह सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आखिरकार आप लोग ये कहानी, ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम बारी बारी से ले सकूं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ा करता है इटावा, और उसी इटावा जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिविल लाइन थाना, और उसी सिविल लाइन थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है गाड़ीपुरा मोहल्ला। 11 नवंबर 2024 की शाम के करीब 8 बजे के आसपास का समय होता है। उस समय पुलिस के पास में एक फोन आता है और जैसे ही पुलिस उस फोन को रिसीव करती है और सुनती है तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है कि साहब, मैं मोहल्ला गाड़ीपुरा का रहने वाला मुकेश कुमार बोल रहा हूं, पर इस समय जो मैं इस समय इटावा रेलवे स्टेशन पर हूं। दरअसल साहब, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों और मेरे बीवी सब लोगों ने खुदकुशी कर ली है और इसकी वजह से मैं अब जी करके क्या करूंगा, और इसलिए मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए रेलवे लाइन पर आया हूं। जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति की इस बात को सुनती है तो पहले तो पुलिस को यकीन नहीं होता है। वो सोचती है कि शायद कोई पागल होगा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पर पुलिस इस बात को हल्के में नहीं लेती है और वो सोचती है कि आखिरकार अगर किसी ने फोन किया है तो हमें उस मोहल्ले में जा करके इस चीज का पता करना चाहिए। जैसे ही पुलिस उस मोहल्ला में पहुंचती है और उसके बाद में मुकेश कुमार के घर की जानकारी करती है, आसपास के लोगों से पूछती है कि आखिरकार मुकेश कुमार का घर कहां पर है। तब जो लोग होते हैं वो जब पुलिस को बताते हैं तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंच करके देखती है तो वो देखती है कि जो मुकेश कुमार का घर होता है वो बंद होता है। मुकेश कुमार के 2 भाई और होते हैं उसी मकान में, जो ऊपर के फ्लोर में रहा करते हैं। पुलिस उन लोगों से बातचीत करती है, वो लोग आते हैं। जैसे ही आकर के पुलिस के सामने वो लोग मुकेश के घर का दरवाजा खोलते हैं तो उन लोगों की चीखें निकल जाती हैं। पुलिस भी देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर सच में जो मुकेश कुमार की पत्नी होती है, जिसका नाम रेखा देवी होता है, और जो उनकी 2 बेटियां होती हैं और एक 12 साल का मासूम बेटा होता है, उन तीनों लोगों की, चारों लोगों की एक साथ में लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति की इन बातों को सुनती थी, अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि आखिरकार मुकेश कुमार ने जो हमें सूचना दी थी वो गलत नहीं है। उसके बाद में पुलिस तुरंत मुकेश कुमार की तलाश करने लगती है, तुरंत, क्योंकि मुकेश कुमार ने पुलिस को यह बताया था कि वो पुलिस रेलवे स्टेशन से बोल रहा है, इसलिए तुरंत जो पुलिस होती है वो इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। और जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके मुकेश कुमार के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करती है तो वहां पर जो रेलवे पुलिस होती है, रेलवे पुलिस बताती है कि उन लोगों को एक व्यक्ति मिला है जिसका नाम मुकेश कुमार है और वो एक पटरी पर लेटा हुआ था अपनी शायद मौत के लिए। जो रेलवे पुलिस होती है वो मुकेश कुमार को अब सिविल पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस जो होती है वो मुकेश कुमार को लेकर के आती है।
उन सारी लाशों का पुलिस निरीक्षण करती है तो पुलिस देखती है कि उन लोगों के जो गले पर होते हैं वो हल्के निशान होते हैं। अब उन सारी डेड बॉडियों को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, यह सुन करके, यह देख करके पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन सारे लोगों की जो हत्या हुई थी, हत्या होती है, वो उनके गले में फंदा लगा करके उन्हें गले से कस करके मारा गया था। लोगों को नींद की कुछ नशीली दवाएं भी दी गई थी। ये सारी चीज अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होती है। इधर जो पुलिस होती है, अब इधर पुलिस मुकेश कुमार से पूछताछ करने के लिए उसे थाने ले जाती है और जैसे ही पुलिस मुकेश कुमार से पूछताछ करती है तो जो मुकेश कुमार होता है वो पुलिस को जो बताता है, जो सुनाता है, यह सुन करके पुलिस को भी शायद कहीं न कहीं यकीन होने लगता है। मुकेश कुमार बताता है कि साहब, मेरे परिवार में मैंने अपने रिश्तेदारों को लगभग 15 लाख रुपए कर्ज के रूप पर दिए थे, पर वो लोग जो हैं वो लोग अब वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इधर जिसको मुझे ये पैसा देना है वो लोग हमसे डेली पैसे की तगादा करते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति साहब इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और जब उन लोगों से मैं पैसा मांगता हूं, जिसकी वजह से जो मेरे परिवार के लोग हैं वो भी हमें ताने मारते हैं और वो जो रिश्तेदार हैं वो भी हमें ताने मारते हैं। साहब, इन तानों से ऊब करके, परेशान होकर के एक दिन मैं यह बात अपनी पत्नी रेखा देवी से कहता हूं कि अब तो मुझे लगता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई विकल्प नहीं दिखता। तब जो मेरी पत्नी होती है वो मुझसे कहती है कि अगर आप ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो बिना आपके हम लोग कैसे रहेंगे, इसलिए अगर आपको जाना है तो हमें भी अपने साथ ले चलना। और साहब, फिर हम लोग ये फैसला करते हैं कि आखिरकार अगर हम दोनों इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए साहब, हम एक दिन नींद की गोलियां लेकर के आते हैं और अपने पूरे परिवार को अपनी पत्नी के साथ मिल करके हम अपने बच्चों को नींद की गोलियां दे देते हैं और नींद की गोलियां देने के बाद में फिर हम उनको मार करके अपनी भी आत्महत्या करना चाहते थे। अब पुलिस को कहीं न कहीं ये यकीन हो जाता है कि आखिरकार आर्थिक तंगी की वजह से जो व्यक्ति है वो परेशान होकर के अपने परिवार को खत्म कर देता है और अपनी भी आत्महत्या करना चाहता है। पर पुलिस अब यह बात जो मुकेश कुमार होते हैं, जो उनका साला होता है जिसका नाम सत्येंद्र सोनी होता है, सत्येंद्र सोनी को पुलिस यह बात बताती है। तो जो सत्येंद्र सोनी होता है वो पुलिस से कहता है कि साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहन ने कभी भी नहीं बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। जरूर जो मुकेश कुमार हैं वो कुछ ना कुछ हम लोगों से छुपा रहे हैं। अब पुलिस, और उसके बाद में जो सत्येंद्र होता है वो अपनी छोटी बहन को इस विषय में जब बताता है, अपने छोटी बहन, रेखा की छोटी बहन जिसका नाम राखी होता है, राखी को बताता है, तो राखी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन पहुंच करके पुलिस से कहती है कि साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मुकेश कुमार ने, मेरे जीजा ने पूरे परिवार को खत्म किया है, इसकी वजह वो एक औरत है जिसका नाम स्वाति है, जो कानपुर में रहती है। अब पुलिस जैसे ही राखी के मुंह से इन शब्दों को सुनती है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है और पुलिस अब उस एंगल से उस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अब मुकेश कुमार के मोबाइल को ट्रेस्ट करती है, उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसको निकलवाती है, तो मुकेश कुमार के मोबाइल पे एक नंबर होता है। जिस दिन उसने अपने परिवार का खात्मा किया था उस दिन 2 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक उस नंबर पर मुकेश कुमार की लगातार बात होती है। अब उस नंबर की जब पुलिस छानबीन करती है और उस नंबर को निकलवाती है तो वो नंबर सच में स्वाति कुमार के नाम पर ही रजिस्टर्ड होता है। और जैसे ही पुलिस ये देखती है तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि राखी ने जो बात पुलिस को बताई है वो पूरी तरह से सच है। अब पुलिस उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करती है और कानपुर पहुंचती है। कानपुर के बर्रा में स्वाति नाम की जो महिला होती है उसके घर पर पहुंचती है और उसके घर पर पहुंचने के बाद में उससे बातचीत करती है, उसको पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। उसके बाद में वो जो महिला होती है वो जब ऐसी बात
पुलिस को ऐसी बात बताती है कि जिसे सुन करके पुलिस को भी यकीन नहीं होता है, पुलिस भी परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, जो स्वाति होती है वो पुलिस को बताती है कि इस केस की शुरुआत ही, इस कहानी की शुरुआत ही साहब आज से लगभग 4 साल पहले होती है। दरअसल 4 साल पहले जो मुकेश कुमार होते हैं वो अपने परिवार के साथ में मथुरा घूमने के लिए जाते हैं, और वहीं पर मथुरा ही घूमने के लिए जो स्वाति होती है अपने पति अर्पण के साथ में, और जिसका एक बेटा होता है, वो तीनों लोग भी मथुरा घूमने के लिए जाते हैं। और मथुरा के जिस होटल पर स्वाति रुकी होती है, उसका मथुरा के जिस होटल पर स्वाति अपने पति अर्पण के साथ में रुकती है, उसी होटल पर जो मुकेश कुमार होते हैं वो भी रुके होते हैं। अब उन दोनों की मुलाकात उस होटल के अंदर ही हो जाती है, और मुलाकात होने के बाद में जो स्वाति का पति अर्पण होता है और जो इधर मुकेश कुमार होते हैं, इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद में इन दोनों के विषय में बातचीत होती है। अब मुकेश कुमार बताते हैं कि वो इटावा के रहने वाले हैं, जो अर्पण होते हैं वो बताते हैं कि वो कानपुर में रहते हैं। इस तरीके से दोनों लोगों के बीच में बातचीत का सिलसिला चालू होता है, और उसके बाद में उन दोनों लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब कभी कभी जो मुकेश कुमार होते हैं, जब भी वो कानपुर किसी काम से आते थे तो स्वाति के पति अर्पण से मिलने के लिए कानपुर आ जाया करते हैं। इसी बीच जो स्वाति होती है वो देखती है कि जो मुकेश कुमार हैं वो पैसे से बहुत ही धनी है, क्योंकि मुकेश कुमार जो जिनकी एक सोने जिनका एक सराफा की दुकान होती है, वो अपनी दुकान चलाया करते हैं। अब क्योंकि जो स्वाति के पति होते हैं वो एक प्राइवेट जॉब किया करते हैं, इस हिसाब से स्वाति को यह लगता है कि जो मुकेश कुमार हैं वो पैसे में बहुत ही ज्यादा अमीर है। और जब अक्सर, क्योंकि मुकेश कुमार अब स्वाति के पति से मिलने आया करते हैं, इसी बीच जो स्वाति होती है वो मुकेश कुमार को देख करके, मुकेश कुमार के पैसे को देख करके, मुकेश कुमार के रुतबे को देख करके वो कहीं ना कहीं मुकेश कुमार की तरफ आकर्षित होने लगती है। और अब मुकेश कुमार और स्वाति दोनों की आपस में बातें होने लगती हैं, और दोनों एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं। और अब वो अपनी पति की गैर मौजूदगी में मुकेश कुमार से दिन दिन भर आपस में बातें किया करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन भी बनाने लगते हैं। अब जो मुकेश कुमार होते हैं, जब भी उनको स्वाति से मिलना होता है वो कानपुर आ जाते हैं, और उसके बाद में वो स्वाति के घर जाते हैं और घर पर एक दूसरे के साथ में वो संबंध बनाते हैं। एक दिन जिस समय मुकेश कुमार और स्वाति एक दूसरे के साथ में निवस्त्र होकर के एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो स्वाति का पति अर्पण होता है वो आ जाता है, और उन दोनों को जब आपत्तिजनक हालत में देखता है तो उसे गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि वो मुकेश कुमार को भी वहां से अपने घर से निकल जाने के लिए बोल देता है, और उसके बाद में वो स्वाति को मारता ही नहीं है बल्कि उसको तलाक दे देता है। और तलाक के बाद जो स्वाति होती है वो अपने मायके में जाकर के रहने लगती है। अब जो मुकेश कुमार होते हैं इनका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और अब ये दोनों, जब भी इनकी दोनों की इच्छा होती है, जब भी इन दोनों की मर्जी होती है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। पर एक दिन जब मुकेश कुमार अपने घर पर होते हैं, एक दिन मुकेश कुमार का जो मोबाइल होता है उनकी पत्नी रेखा देवी की नजर पर पड़ जाता है, और जो रेखा देवी होती है वो देखती है कि मुकेश कुमार के मोबाइल पर एक महिला की फोटो मुकेश कुमार के साथ में लगी हुई है। ये देख करके जो रेखा देवी होती है वो चौंक जाती है, और वह ये क्वेश्चन करती है अपने पति मुकेश कुमार से, पूछती है कि आखिरकार ये महिला कौन है। तब जो मुकेश कुमार होते हैं उसका अपनी पत्नी रेखा देवी को कोई सही जवाब नहीं देते हैं, और उसके साथ में ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगते हैं, अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। अब यह बात जो रेखा देवी होती है वो अपनी छोटी बहन राखी को बताती है कि जो तुम्हारे जीजा हैं उनका किसी महिला के साथ में संबंध है जिसका नाम स्वाति है। तो जो राखी होती है वो अपनी बहन को यह समझाने की कोशिश करती है कि देखो, आप लोग लड़ाई झगड़े मत करें, बल्कि जीजा जी को प्यार से समझाने की कोशिश करें। पर जो रेखा भी यह कोशिश करती है कि वो अपने पति मुकेश कुमार को प्यार से समझाए, पर मुकेश कुमार उस औरत के चक्कर में, स्वाति के प्रेम में इस कदर पागल हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सही और गलत का वो फैसला नहीं कर पाता। और फिर एक दिन वो ये बात अपनी प्रेमिका स्वाति से बताता है कि जो उसकी पत्नी है वो शायद इन सारी चीजों को जान गई है,
और इसलिए अब उसके घर में भी कलह होने लगती है। एक दिन जो स्वाति होती है वो मुकेश कुमार से कहती है कि हम आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 4 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। इस तरीके से हम लोगों की जिंदगी कब तक कटेगी, अब हम आपके साथ शादी करके रहना चाहते हैं। तब जो मुकेश कुमार होता है वो कहता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं और उनके रहते हुए हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। तब जब 7 नवंबर 2024 को मुकेश कुमार स्वाति से मिलने के लिए कानपुर जाता है, तब जो स्वाति होती है वो मुकेश कुमार को एक आइडिया देती है। वो मुकेश कुमार से कहती है कि क्यों ना आप अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चों को इस तरीके से खत्म कर दें जो एक सुसाइड लगे। ये सुन करके जो मुकेश कुमार होता है उसको भी ये बात समझ में आ जाती है कि इस तरीके से कोई काम करते हैं जिससे कि हम लोग फंसे भी ना और उसके बाद में परिवार को खत्म भी कर देते हैं और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर लेते हैं। अब जो मुकेश कुमार होता है वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, 3 अलग अलग मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से वो 15 नींद की गोलियां लेता है। 15 नींद की गोलियां लेने के बाद में वो 10 नवंबर को शाम के वक्त अपने घर पर जाता है और उसके बाद में वो वहां से अपने घर से जो खाना होता है, उस शाम का जो खाना होता है वो होटल से बुक करता है। अब जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि आखिरकार क्या खाना है आज आप लोगों को, वही खाना बनाना है। तब जो मुकेश कुमार होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज आप खाना मत बनाइए, आज हम खाना होटल से ऑर्डर किए हैं, आज हम लोग पार्टी करेंगे। क्योंकि मुकेश कुमार के मन में जो प्लान चल रहा होता है उस प्लान के मुताबिक जैसे ही होटल को वो खाना आता है, मुकेश कुमार उन जो नींद की गोलियां होती हैं उनको पीस लेता है, उनका पाउडर बनाता है और पाउडर बना करके वो उस खाने पर मिला देता है। और जैसे ही वो नींद की गोलियां खाने के बाद में जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनका परिवार होता है, जो उनकी पत्नी होती है, जैसे ही वो लोग गहरी नींद पर सो जाते हैं, उसके बाद वो बारी बारी से उन लोगों की गर्दन में रस्सी से फंदा लगा करके उन लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद में फिर वो उसी प्लान के मुताबिक रेलवे स्टेशन जाता है और रेल की उस पटरी पर लेटता है जहां पर उसे ये मालूम होता है कि इस रेल की पटरी पर गाड़ी ही नहीं आनी है। जैसे ही उसकी नजर रेलवे पुलिस को जैसे ही उसके ऊपर रेलवे पुलिस की नजर पड़ती है, रेलवे पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके रेलवे स्टेशन ले आती है। जैसे ही ये कहानी पुलिस के सामने खुल करके आती है, जैसे ही लोगों को इस कहानी के बारे में पता लगता है, सोशल मीडिया के द्वारा, पेपर अखबार के द्वारा जैसे ही लोगों को इस कहानी के बारे में जानकारी मिलती है, लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक पिता इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि एक औरत के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने ही उन मासूम बच्चों का और उस पत्नी का जो कि हर सुख दुख में साथ देती है, उस पत्नी का खात्मा कर देता है। पुलिस मुकेश कुमार और उसकी प्रेमिका जो स्वाति होती है उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करती है। कोर्ट मुकेश कुमार को क्या सजा देगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।